हेलो गाइस, माय नेम है जतीश कुमार पांडे गाइस। तो आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है गाइस। तो आज हम लोग इसको फुल स्टडी करने वाले हैं कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। तो इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देते हैं कि फोर्स का इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के, फिर उसके बाद फोर्स क्या होता है। फोर्स दो टाइप्स के हमारे बैलेंस अनबैलेंस फोर्स होते हैं, एनर्जिया होता है। और हमारा फिर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ न्यूटन ने जो दिया था मोशन के लिए। तो वो सारी चीज़ों को हम तीनों को न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ेंगे और इनर्शिया पढ़ेंगे और बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले गाइज। तो आइए सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग इंट्रो करें तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स हम जानते हैं कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, तो हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं। बट यहाँ पर न्यूटन ने जो डिस्क्राइब किया वहाँ ये इसको आज हम देखेंगे कि न्यूटन ने कैसे बताया फोर्स क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले फोर्स के बारे में हम जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। अब फोर्स हम लोग जानते हैं कि एवरीथिंग जिस जो क्या करे, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इफेक्ट क्या होता है फोर्स का। तो फोर्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, पुश और पुल कॉल्ड फोर्स। कोई भी चीज पुश और पुल क्या होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम गाइस, फोर्स। तो तो हमारा फोर्स क्या होता है। फोर्स जो हमें किसी भी चीजों को करने के लिए यूजफुल होता है। हर चीज में आई नीड टू वर्क, जैसे मुझे वर्क करना है तो मुझे किस चीज की चाहिए, फोर्स चाहिए। मुझे किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या फोर्स की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स जानते हैं क्या होता है। तो फोर्स अब यहाँ पर न्यूटन जो देंगे उसकी तो हम आगे ही बात करेंगे। तो फोर्स हम समझ लेते हैं, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब इफेक्ट क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है। फोर्स का राइज इफेक्ट होता है कि क्या करता है वो आपके डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैन चेंज योर डायरेक्शन, आपके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कोई इधर जा रहा है, मैंने फोर्स लगा दिया, इधर मुड़ गया, डायरेक्शन को घुमा दिया। फिर उसके बाद सेकंड क्या कर सकता है, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। गाइस मैं फोर्स के से रिलेटेड टॉपिक्स से मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्स आप हमारे वीडियोस में देखिएगा तो फोर्स प्लेलिस्ट में जाके तो क्या नाम है, फोर्स से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि जिसपे मैंने उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है गाइस। तो यहाँ पे फोर्स हमने नॉर्मल पढ़ लेते हैं, आगे चल के अभी हम इस उसमें पढ़ने वाले हैं फोर्स क्या होता है। सो गाइस अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। तो फोर्स हमने पढ़ लिया, अब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है गाइस तो मैंने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि आपका टाइम इससे बचेगा। अगर मैं आपके साथ लिखता हूँ या फिर कुछ लिखता हूँ समझाता हूँ तो आप लोगों को उतना अच्छे से समझ भी नहीं आता। ऐसे लिखा होता है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और साथ में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो गाइस मैंने बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है और पूरा समझाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स, सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में इसमें कहते हैं द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू जीरो। गाइस रिजल्टेंट अप्लाइड, मान लीजिए एक रस्सी है, एक आप इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से, दोनों तरफ फोर्स अप्लाई इक्वल हो रहा है तो क्या होगा, बैलेंस। आप लोग देखे हो ना बैलेंस करने वाला का, आप लोगों ने तराजू तो गांव में देखा होगा, गांव में यहाँ भी है तराजू, दोनों तरफ अगर इक्वल वेट है, वेट और फोर्स दोनों बराबर होते हैं जिसमें, तो जब दोनों तरफ बराबर है, दोनों साइड का मान लो ये दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रहा है तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स। तो वही कह रहा है द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू जीरो। मतलब जब दोनों तरफ बराबर लग रहा है, अगर दोनों बीच के कोई रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो लग रहा है, तो दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। सो अब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, वही चीज कह रहा है कि रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू जीरो एंड सेकंड कंडीशन इज इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। मान लो जिधर इधर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको मैं बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड इससे पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे मैंने कहा 2 न्यूटन,
टू न्यूटन में हमारा क्या हुआ, 2 न्यूटन में हमारा क्या हुआ, टू मेरा क्या हुआ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों तरफ, मान लो ये रस्सी है, फर्स्ट ए बी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ 2 न्यूटन लग रहा है, यहाँ 2 न्यूटन, दोनों तरफ क्या रिजल्टेंट जीरो है, दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस इसका अपोजिट आपको पता ही होगा, तो द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो। इसमें जो अप्लाइड फोर्स होगा एक क्या होगा 5 होगा, दूसरा 2। तो अनबैलेंस है, एक तरफ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होंगे अनबैलेंस फोर्स है गाइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैलेंस फोर्स और सेकंड इज द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन जीरो और कैन डू फॉलोइंग। सबसे पहले अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या होता है ये जो अनबैलेंस फोर्स है, क्या क्या कर सकता है। और भी सारे एग्जांपल है, फिलहाल छोटे से मैं समझाने की कोशिश की। मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है अनबैलेंस फोर्स। दूसरी इंक्रीज स्पीड और मूविंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बैलेंस में क्या देख रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जब रस्सी होगी, जब इधर दोनों तरफ बराबर, तो रस्सी क्या होगी रेस्ट में होगी, मतलब ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, दोनों तरफ इक्वल, तो क्या हो जाएगी रेस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है। स्टॉप ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी अगर मूव कर रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या कर सकता है, उसको मोशन टू रेस्ट कर सकता है गाइस। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो गाइस अब ये हम देखते हैं लॉ ऑफ मोशन, जो गैलीलियो गैलीली ने दिया था आपको सबसे पहले। तो लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले इन्होंने कहा था, फर्स्ट इन्होंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट मूव भी था कांस्टेंट स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक कांस्टेंट स्पीड, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी स्पीड क्या हो घटाए बढ़ाए ना, एक ही मतलब जैसे मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूँ तो चलता रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड। तो ऑब्जेक्ट मूव भी था कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। कह रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्पीड से तब तक चलता रहेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इन्होंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट रिमेन चलता रहेगा, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। कब तक, जब तक मैं इस पे अदर फोर्स अप्लाई ना करूं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है और उस पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली किया गया तो ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट मान लो कोई चल रहा है तो उस पर क्या होगा, उस पर हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। दैट इज मेन रीजन कि इनका जो लॉ हुआ ये फेल हुआ। अब फिर इनके जो लॉज को बेस्ड तो इन्हीं पर होगा, बट इनके जो लॉज हैं जो इनके इन्होंने दिया, तो उसको ही मिला के न्यूटन का फर्स्ट लॉ बनेगा। आगे चल के हम देखेंगे। तो न्यूटन ने जो अपना फर्स्ट लॉ दिया वो बेस्ड ऑन इनर्शिया और मास से रिलेटेड ऑब्जेक्ट पर दिया है, और इन्होंने उसी चीज का यूज नहीं किया। तो हम कह सकते हैं गाइस, तो सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने बस इतना समझना है आपको, ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। इन्होंने इतना कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मूव करता रहेगा जब तक हम मतलब कि कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक हम उस पर अदर फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। तो आपको मन में कुछ सोच ही रहा होगा कि क्या, अब पहले सोचिए कि क्या नाम है, कोई चीज चलती है तो चलती रहेगी। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, हम पैडल मारना बंद कर देते हैं, फिर क्या होगा, तो क्या हमारी साइकिल एक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन कब, जब आपका फ्रिक्शन फोर्स उस पर न लगे। तो गाइस जब फ्रिक्शन फोर्स मतलब आपका फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, मान लो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स में आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है तभी तो गाड़ी हमारी थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, क्योंकि हम अदर फोर्स लगाते ही नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है और गाड़ी हमारी रुक जाती है, बाइक साइकिल जो भी है हमारी रुक जाती है। तो इससे पता चला कि क्यों हमारी गाड़ी कोई रुक जाती है, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गाइस हम अपने हम लोग तो नॉर्मल सीखते हैं, कोई बस चलती है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर अदर फोर्स ना अप्लाई करें। तो वही था न्यूटन का पहला लॉ। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स है तो थोड़ा सा आपको वही जो
आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में मशीन का डिफिनीशन बताता है, तो वैसे ही यहाँ पे मशीन क्या होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं कोई चीज़ चलती है चलती रहेगी, रुकी है रुकी रहेगी, जब तक हम उस पर अदर फोर्स न अप्लाई करें। ये न्यूटन ने बताया था, जो कि गैलीलियो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, बट उन्होंने प्रैक्टिकली उसको नहीं कर पाया, फिलहाल उनका इसीलिए फेल हुआ, फिलहाल उनका भी सही था। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन्होंने क्या कहा, मैं समझा देता हूँ। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म आपको पता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, याद कीजिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम मैंने आपको पढ़ाया था। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state of applying external force। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में है, और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी चल रहा है भाई, या तो रुका हुआ है या तो चल रहा है, रुका हुआ है या चल रहा है। अब until it is compelled to change the state, जब तक, कब तक नहीं अपना स्टेट चेंज कर पाएगा, जब तक हम अप्लाइड फोर्स ना करें। अगर ये चीज़ रुकी है ऐसे तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक, जब तक हम कोई भी अदर फोर्स इस पर अप्लाई ना करें। अगर हम सोते हैं तो सोते रहेंगे, कब तक, जब तक जगाए ना, ऐसा नहीं, इस पर इस रूल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास एनर्जीज होती हैं। तो इसमें क्या है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट की यहाँ स्पेलिंग, स्ट्रेट लाइन, until it is compelled to change the state of applying external force। ये आपका हो गया साइंटिफिक लैंग्वेज, मतलब आपको जो डिफिनीशन वहाँ पे लिखनी है। अब गाइस इसमें थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल्स कहाँ का यूज होता है। जैसे पर्सन स्टैंडिंग इन बस, मान लो तारा भाई जोगिंदर खड़ा है एकदम बस में। अब खड़ा हुआ है तो क्या होता है, आप बस में एकदम खड़े हैं ऐसे पकड़े हुए, क्या होता है, ए पर्सन स्टैंडिंग इन बस, बस में आप खड़े हो गए। आप बस क्या करी, खड़ाक से स्पीड, मान लो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे रुकी, खड़ाक से उसने क्या किया, गियर लगाया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो जैसे ही बढ़ता है तो हम देखते हैं कि हम पीछे गिर जाते हैं। दैट्स ऑल मेन रीजन कि हम क्यों पीछे गिरते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पीछे क्यों गिरते हैं, गिरने की भी मेरी वजह होती है कि मेरा नीचे वाला पैर का पोर्शन जो हमारा होता है किसके साथ होता है, बस के साथ आगे बढ़ जाता है। ऊपर वाला पार्ट रिमेन इन मोशन, क्योंकि उसको तो मोशन में रहता है। तो अगर हम, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये मेरा बस, देखिए ये बस, ये मैं खड़ा हूँ, ये देखिए बस आगे बढ़ी और मैं जस्ट पीछे गिरा। क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो नीचे वाला है ये बस के साथ आगे बढ़ेगा, और ये मोशन जो, मतलब ये तो मोशन में आ जाएगा बट ये रेस्ट में रहेगा और ये हो जाएगा पीछे। तो गाइस ए पर्सन स्टैंडिंग इन बस, कब, जब बस रुकी हो। और दूसरी, ए पर्सन इन मूविंग बस। अब आप जोगिंदर भाई तुम्हारा चल रहा है क्या, मूविंग बस में जा रहा है, बिल्कुल हाँ, मस्ती से गाने बज रहे हैं। अब क्या होता है, बस वाले ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो हमने क्या हुआ, बस तो हो गई रेस्ट में, लेकिन हम कहाँ झुकेंगे, आगे किसी धप से किसी के साथ लड़ जाएंगे, या फिर कहीं पे मान लो जी आगे कोई सीट है या कुछ, हम लड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग सीट बेल्ट वगैरह भी लगाते हैं। तो एक पर्सन में तो क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक चल रही है बस, बिल्कुल जा रही है एकदम मोशन में। अब क्या है, देखते हैं कि जब ब्रेक अप्लाई होता है तो ये हो गया हमारा, ये पीछे पार्ट चल रहा है, तो क्या होता है, जब ब्रेक अप्लाई हुआ तो ये रुक गया, और ये क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट जो हमारा बस के टच में है, क्या वो बस के साथ रुक गया, और ऊपर वाला पार्ट रिमेन इन मोशन, तो क्या हो जाएगा, हम आगे चले जाएंगे। इसीलिए आपका सीट बेल्ट यूज होता है, समझे। तो अब तीसरी पॉइंट्स बात कर लेते हैं, वेट क्लॉथ, भीगा हुआ कपड़ा। आप देखे होगा कि कभी आप घर वाले बोलते हैं जाओ कपड़ा फैला दो, या फिर खुद भीगा हुआ कोई ऑब्जेक्ट करते हो तो उसको क्या करते हो, झटक देते हो, मतलब कि उसको उस पर जर्क देते हो, उसको जर्क देते हो। कैसे देते हो, ऐसे ऐसे कुछ करते हो। तो उसमें होता क्या है कि जब हमारा वाटर ड्रॉपलेट होती है, वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं, क्या होता है कि हमारा जब हम जर्क देते हैं तो जो क्लॉथ होता है वो क्या, उसके इसमें हो जाता है मोशन में, लेकिन जो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या रहती है, रेस्ट में, जिससे वो क्या करती हैं, वो जमीन पे गिर जाती हैं। तो गाइस आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई बस चलती है चलती रहेगी, रुकी है रुकी रहेगी, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब तक उस पर अदर फोर्स अप्लाई
न किया जाए। तो आप गाने की तरह याद कर सकते हैं गाइस। तो कुछ फर्स्ट लॉ में कुछ खास नहीं दिया न्यूटन ने फिलहाल, लेकिन बहुत कुछ दिया। अब एक साइकिल वाला भी एग्जाम्पल बता दें अगर कह रहे तो आपको सोचना है गाइस। आपको तभी चीज कोई आ सकती है जब आप उसको पूरे तरीके से अच्छे से खूब अच्छे से सोचेंगे कि क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप जब सोचेंगे तो क्या होगा इसमें आप देखेंगे कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में अगर मैं कोई चीज़ साइकिल वाला आपको एग्जांपल पिछली उसमें थोड़ा सा बताया हूँ फिलहाल। साइकिल अगर हम देखो पैडल लगाना बंद कर देते हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, चलते रहना चाहिए चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है गाइस। तो ये बहुत से लोग पूछते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना गाइस। तो ये रहा फर्स्ट। अब हम देखेंगे सेकेंड। सो गाइज इसमें सॉरी मैं सेकेंड लॉ से पहले हमने सोचा कि क्योंकि सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन मोमेंटम और मोमेंटम पर ही डिपेंडेड है, तो हमने सोचा पहले मास और इनर्शिया और मोमेंटम को भी सीख लेते हैं तभी हम उसको सीख पाएंगे गाइज। तो सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले ये दो तीन चीजें हैं जो हमें सीखनी है गाइज। तो इसमें देखते हैं कि मास एंड इनर्शिया क्या होती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इन स्टेट। देखो आप लोग को जैसे मान लीजिए कोई भी पत्थर बड़ा सा रास्ते में पड़ा हुआ है तो आप देखते होंगे जब हम उससे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ता है। इनर्शिया बहुत ही क्रिटिकल है, आपको थोड़ा सा समझने में क्रिटिकल नहीं है, आसान है, फिलहाल अभी समझ जाओगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑन ऑब्जेक्ट इन विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इन स्टेट। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो आप कब तक वो आपको पहले रजिस्ट करेगा। जैसे कोई अगर रुका हुआ है, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई साहब ये काम, तो अगर कोई खड़ूस टाइप का है तो रजिस्ट करेगा नहीं, तो आप उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स एक नहीं, फोर्स का मतलब ये नहीं कि दो तीन घंटा आप खींच के रख दिए, वो नहीं, ठीक है। फोर्स क्या करेंगे आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स क्या, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ये, तो इस पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा आगे, मतलब कि अपने फोर्स जब तक हम इसके बराबर, जैसे मान लो इसका वेट कितना है mg है, तो हम क्या करेंगे इसके mg के बराबर फोर्स लगाएंगे, तब तक नहीं बढ़ेगा। जब इसको और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये बढ़ेगा। जैसे कह सकते हैं कि कोई काम ना हो तो घूस दे दो, वैसे ही घूस पता है ना। अरे यार घूस का मतलब होता है कि आप दलाली सीखे हो ना, एक्स्ट्रा कुछ पैसे देना। तो इसमें mg, mg क्या होता है अगर इसका फोर्स mg है तो कोई ऑब्जेक्ट को हम ढकेलने से पहले उसको क्या करना, फोर्स देना पड़ता है। तो अपने ऑब्जेक्ट मतलब पोजीशन स्टेट रेस्ट में है, तो रेस्ट से मोशन में जाने के लिए क्या करेगा, अपने पोजीशन से रेजिस्ट करेगा, मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको फोर्स दिया तभी तो ये रेस्ट टू मोशन हुआ। तो वही ऑब्जेक्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, अपने जो फोर्स अपने स्टेट को चेंज होने के लिए जो रेजिस्ट लड़ते हैं, मतलब रेजिस्ट मतलब रोकते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, इनर्शिया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब समझना पड़ेगा यहाँ पे, रेजिस्ट आपको पता है, टू गेट अ डिस्टर्ब इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ आया, मतलब अपना स्टेट मान लो मोशन में है तो मोशन में रेस्ट होने के लिए जो हमारा फोर्स लगता है तो क्या होता है, इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गाइस हम देखते हैं कि ट्रक वगैरह या कोई अगर स्टार्ट में रेस्ट से चलने के लिए हमें पहला गियर क्यों हनुमान गियर बनाया जाता है, कहते हैं पहले गियर को हनुमान गियर बोला जाता है। तो क्या होता है बस वाले सब, तो क्या होता है पहले वाले गियर में ज़्यादा वो देखते हैं कि अगर हमारा कहीं ज़्यादा ऊंची चढ़ाई करनी है या कुछ, तो हम क्या करते हैं पहला फर्स्ट गियर में लगा देते हैं। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, क्योंकि वहाँ पे स्टेट चेंज होना होता है। जैसे मान लो कोई लोड चीज़ रखा हुआ है, लोडिंग रखी हुई, लोड कार खड़ी हुई है, तो उस पर लोड कोई बस खड़ी हुई है, कोई मान लो ट्रक खड़ा हुआ है, तो उस पर क्या होता है उसका मास ज़्यादा होता है। तो उसको कितना जिसका जितना मास होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं पढ़ते हैं एनर्जिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हमें उसका स्टेट पहले रेस्ट थ्रू मोशन में चेंज कराने में ज़्यादा हमें फोर्स की जरूरत होगी। तो हम क्या होगा वहाँ पे क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए फर्स्ट गियर बनाया जाता है। फर्स्ट गियर में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर मान लो जैसे अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो अगर मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, मास कम है तो उसकी इनर्शिया कम होगी। क्योंकि एक छोटा पत्थर उठाने में हमें स्टेट चेंज कराने में ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम बड़ा सा पत्थर कोई है उसको अगर करते हैं जिसका मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इनर्शिया वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो गाइस
हम जानते हैं फोर्स मास, फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है, इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करती है। तो ये गाइस रहा आपका इनर्शिया। गाइस तो अब हम बात करते हैं मोमेंटम का। गाइस तो मोमेंटम में देखते हैं, मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि मोमेंटम कह रहा है कि हमारे पास जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा हमारे साथ उतने तेज हम चल पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, कि उसके फार्मूले, यूनिट, एग्जांपल, फिर उसका मास के साथ क्या रिलेशन है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, मतलब कंप्लीट मोमेंटम हम पढ़ेंगे। तो मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पावर ऑफ मोशन जो होता है दैट इज नोन एज मोमेंटम गाइस। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम इक्वल्स टू होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। पी इक्वल्स टू आपको अगर इतना याद है तो आप लोग फिजिक्स में कहीं भी डिफिनेशन आपको ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट रिजल्टेंट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज मोमेंटम। तो गाइज अब यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, तो आपको यूनिट बता दें, यूनिट सिंपल सा है, इसका यूनिट क्या होता है केजी, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड आपकी यूनिट हो गई गाइज। अब सेकेंड एग्जांपल्स आपको बताते हैं कि आप देखे होंगे कि हमारे बुलेट्स जो होती हैं, जो हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं, तो क्या करती है किसी ऑब्जेक्ट में क्यों एंटर कर पाती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है वेलोसिटीज और मास दोनों का इफेक्ट होता है। मतलब मास भी होता है, वेलोसिटीज के कारण ही किसी को हिट कर पाती है। तो गाइज यहाँ पे मास और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के कारण हिट कर पाती है, मतलब कि मोमेंटम वहाँ पे ऑब्जेक्ट नो का ज़्यादा रहता है। सेकेंड कंडीशन पे यहाँ पे रिलेशन विथ मास। गाइज रिलेशन विथ मास की बात करते हैं, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी से ये पता चलता है कि मास अगर बढ़ता है तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी अगर बढ़ती है तब भी मोमेंटम बढ़ेगा। तो गाइस आपको मोमेंटम अगर बढ़े, किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास है तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, कम मास है तो मोमेंटम कम होगा गाइस। क्योंकि तभी हम लोग देखते हैं कि गाड़ियाँ जो चलती हैं काफ़ी स्पीड से चलती हैं, जो ज़्यादा स्पीड से चलती है उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है, और जो कम स्पीड से चलती है उनका मोमेंटम कम होता है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड। तो गाइस इसको मुझे पहले हटाना पड़ेगा, फिर मैं न्यूमेरिकल्स लिखूंगा। सो गाइस ये मेरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या रहा गाइस कि ए कार हैविंग मास ऑफ 100 kg इट मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस सबसे पहले फिजिक्स में हमें सॉल्व करने से पहले ये पहले लिखना होता है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। तो पहले लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है, क्या है, यहाँ से लिखते हैं गिवन मास इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। गाइस तो ये हमारा मास और ये हमारा है वेलोसिटी। अब हमें पता है कि फोर्स, हमें पता है मोमेंटम का इक्वल्स टू मैं आपको बता चुका हूँ, पी इक्वल्स टू होता है एम इंटू बी। पी इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू बी। गाइस तो ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, मास इक्वल्स टू 100 और वेलोसिटी 0.5, तो कितना हो जाएगा गाइस 500 मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये आपकी हो गई मोमेंटम। ठीक है गाइस आपका रहा आंसर। तो आई होप कि ये मोमेंटम भी आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि बेस्ड ऑन मोमेंटम पर ही है, तो उसको भी हम सीख लेते हैं गाइस। तो गाइस सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में देखते हैं गाइस। तो इन्होंने क्या कहा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने क्या कहा सेकेंड लॉ आपका न्यूटन का जो बोलता है, जो कि आपको फोर्स की डिफिनेशन देता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू हम लोग एफ इक्वल्स टू एम पढ़ चुके हैं, और यहाँ इसी का डिफाइन करता है। क्या करता है, इन्होंने कहा जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब जैसे मैं डेल्टा पी लिखता हूँ गाइस, तो डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस P1। रेट ऑफ लगता है मतलब नीचे टाइम गिवन होता है, जैसे आप लोग एक्सीलरेशन इक्वल्स टू पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
इन्होंने गाइस ये कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो गाइस अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमें पता है एफ इक्वल्स टू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो और फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम p1 कितना हो जाएगा m u1 और सॉरी mu हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड p2 इक्वल्स टू mv। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 लिख सकते हैं अपॉन t गाइस। अब यहाँ पे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब करेंगे तो p2 की वैल्यू क्या है गाइस, यहाँ पे हमने निकाला mv, तो क्या हो जाएगा mv, और इसकी p1 की वैल्यू हो जाएगी mu अपॉन t। अब या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m कॉमन ले लेते हैं गाइस, तो b माइनस u अपॉन t हो जाता है। अब हमें पता है कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है b माइनस यू अपॉन टी। हमने क्या किया m को यहाँ पे कॉमन ले लिया, m को जो कॉमन ले लिया तो b माइनस यू अपॉन टी हुआ। अब ये t की जगह इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। जब हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके पास जगह में कोई कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल आ जाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k m a। इफ k इक्वल्स टू 1 देन f इक्वल्स टू m a गाइस। तो ये रहा f इक्वल्स टू m a, जो कि हमने बिल्कुल प्रूव कर लिया। अब यहाँ पे इसकी यूनिट के बारे में देखेंगे, फोर्स और इसकी यूनिट क्या होती है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया गाइस, f इक्वल्स टू m a। अब हमें पता है इसकी यूनिट क्या होगी kg, मास की यूनिट क्या होगी kg, और इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है न्यूटन के, इसी को क्या बोलते हैं न्यूटन। अब 1 न्यूटन इक्वल्स टू मैं आपको प्रूव कर जा चुका हूँ 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब 1 न्यूटन को कोई कहता है, 1 न्यूटन को आपको डिफाइन करना है तो कहना कि 1, देखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg अपॉन 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक जब कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा 1 kg मतलब 1 kg वेट द्वारा या 1 kg मास द्वारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है, तो किसके बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है गाइस। तो आई होप कि ये फोर्स आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी गाइस समझ में आया होगा, जो कि आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स का इसका मैंने जिक्र मैं अपने फोर्स एंड फोर्स वाले उसमें कर चुका हूँ गाइस, तो आई होप कि उसको भी आप फोर्स देख लेंगे, तो फोर्स रिलेटेड उसमें सारी चीजें हैं। तो अब हम समझेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो गाइस अब यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन देखते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। भाई जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं इस दीवार को ढकेल रहा हूँ, तो ये भी हमारा फोर्स उतने ही उससे मुझे मेरी तरफ ढकेलेगा, मतलब पुश करेगा। तो हम कह सकते हैं गाइस, जैसे हम बुलेट चलाते हैं या नाव से कूदते हैं, तो एग्जांपल हम देखते हैं कि वॉकिंग इन इनेबल टू थर्ड लॉ। जैसे हम लोग जब चलते हैं तो अपने पैर से क्या होता है अर्थ पे फोर्स लगाते हैं, अर्थ भी हमारे तरफ उतना फोर्स लगाती है, हम उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, खींच पुश करते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अगर बंदूक या फिर अगर हम नाव से जंप करते हैं, अगर पानी में कोई नाव है तो जंप करते हैं, तो जितना तेज दूर हम आगे जाएंगे उतनी दूर नाव क्या हो जाएगी पीछे जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं फोर्स ए बी, मान लो ए टू बी है और बी टू ए है, तो हम कह सकते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी ए। हम कह सकते हैं कि एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। मतलब कि दोनों क्या होते हैं एवरी फोर्स एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं गाइस। तो यहाँ पे गन रिकॉयल, अगर आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक देखा होगा कि झटका भी देती है पीछे की तरफ, उतना जितना वो आगे की तरफ बढ़ती है उतना आपको पीछे की तरफ, इसलिए गन को हमें अच्छे से पकड़ना पड़ता है। और जैसा रोइंग ऑफ बोट और गन रिकॉयल बोट और बोट मूव बैक व्हेन वी डिवोटेड इट एंड वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये सारी चीजें गाइस रही जो कि हमने थर्ड लॉ में सीखा। मेन ये है फॉर एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट एक्शन, और ये आपका ये है, और एक दो एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहा गाइस थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम आगे गाइस देखेंगे
कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गाइस, तो वो भी देख लेते हैं गाइस। ये थर्ड ला जो हमारा थर्ड पॉइंट लास्ट पॉइंट है, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आल्सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपके साथ और मैं आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पूरा सिखा के जाऊँगा। तो थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखना है। तो हम देखेंगे कि पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, मतलब मान लो एक दूसरे पे एक्ट होती है, मान लो स्ट्राइक करती हैं, तब भी उनका क्या होता है, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, पे भी उनका टोटल मोमेंटम जो होता है कांस्टेंट रहता है। वो चाहे एक बॉडी हो, चाहे 10 हो, चाहे अनलिमिटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ऐसे कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो आई होप की डिफिनेशन लिख लीजिएगा, तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिल जाने का मतलब कि हम उसको थोड़ा सा डेरिवेशन बढ़ा गाइस, तो हमें डेरिवेशन बड़ा होने के कारण मुझे ज़्यादा सा स्पेस चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है, ताकि आप अच्छे से डिटेल में समझ पाएँ। तो गाइस अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में गाइस देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए सपोज इन केस क्या है, आपका दो मासेस हैं m1 और m2, मान लो दो वो हैं जिसके मासेस क्या है हमारे m1 और m1 और क्या है m2, क्या है m1 और m2 जिनके मासेस हैं, और इनकी जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए और बी तो ऑब्जेक्ट है जिनके मास क्या है m1 और m2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा गाइस, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u1 एंड u2। तो इसमें देखते हैं गाइस m1 u1, अब यहाँ पे देखते हैं कि m1 u1 और m2 u2, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी m1 u1। गाइस अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं a और b। अब a और b दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास m1 u1 m2 u2 है। तो m1 u2 मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हम कह सकते हैं p1, हम कह सकते हैं p1 इक्वल्स टू फॉर a, pa1 हम कह सकते हैं हमारा कितना हो जाएगा, pa1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m1 और u1, क्या हो जाएगा m1 और u1। आप इसी तरीके से p b1 इक्वल्स टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा m2 और u2। गाइस ये हमें समझ आया। दूसरी, अब इस दो ऑब्जेक्ट को भी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ थ्योरी, तो आप लोग लिख लीजिए, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके ए और बी, उनके मास ये इनिशियल m1 u1, ये आप लोग लिख लेना है। तो हम शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जाके आपके वहाँ पे माइंड पे एग्जाम के टाइम में सेटअप रहे, क्योंकि वो अगर समझाएंगे तो ये भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा यही याद है आपको। तो अब दूसरी स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद उनके मास क्या हो जाते हैं, मतलब मास तो सेम रहता है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब क्या होते हैं आफ्टर स्ट्राइक उनके मोमेंटम क्या होता है, pa2 कितना हो जाएगा m1 b1, और इधर क्या हो जाएगा p इक्वल्स टू pb2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2 b2 हो जाएगा। तो गाइज इसमें समझ आया। अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, इसमें फोर्स कितना लगा, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब p2 माइनस pa2 माइनस pa1 अपॉन टाइम, और यहां पर क्या हुआ फोर्स बी पे कितना लगा, फोर्स बी इक्वल्स टू क्या लगा m p b2 माइनस pb1 अपॉन यहाँ पे टाइम। तो गाइस ये देखा हमने कि m1 u1, यहाँ पे अब देखिए दोनों का हमारा फोर्स इस पे इतना लगा, इस पे इतना लगा, तो इसकी वैल्यू इस पे पुट कर देंगे, यह फिर कितना लगा हमारा m1 u1
और सॉरी A2 माइनस A1 हो जाएगा, हाँ M1 V1 माइनस M2 M1 V, अब अपान टाइम M1 U1, और यहाँ पर यह पीछे हुआ हमारा क्या हुआ M2 V2 माइनस M2 V1 अपान टाइम। तो गाइस ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा दोनों में क्या क्या कॉमन्स है, इसको देखेंगे, फिर हम लोग आगे करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे अब हमारा FA और FB क्या हुआ, FA और FB हमें हो गया पता। अब हम क्या देखते हैं, तो गाइस अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें फार्मूला पता है, क्या पता है, FA इक्वल्स टू माइनस FB। तो गाइस अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसी को पुट कर देंगे, तो FA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 U1 अपान T इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस M2 V2 माइनस M2 V1 अपान T। गाइस T कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे M1 V1 माइनस M1 U1 इक्वल्स टू M2 माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 V1 हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि M1 V1 सॉरी M1 U2 हो जाएगा, यहाँ पे हाँ U2 था ना गाइस, यहाँ पे U2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा U2। अब देखते हैं, क्योंकि माइनस था तो साइन चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे M1 V1 और ये इधर आ जाएगा तो प्लस M2 V2 इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2। गाइज यही हमारा रहा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अब हम एक बार आप लोगों को समझा देते हैं कि कैसे आया, क्या आया। तो देखते हैं कि मान लो A और B दो ऑब्जेक्ट हैं जो स्ट्राइक करते हैं, जिनका मास M1 U1 है और M2 U2 है। इसका U1 इनिशियल वेलोसिटी, U2 है इनका भी, तो इनका नाम, तो मैंने जब स्ट्राइक किया तो इनकी फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो सेम रहेगा, तो M1 V1 और M2 V2। हमने देखा PA1 इसका इनिशियल निकाल लिया, इसका इनिशियल निकाल लिया, स्ट्राइक करने के बाद देखा कि क्या हो गया, इसका मोमेंटम क्या होगा और इसका मोमेंटम क्या होगा, मैंने अलग अलग निकाल लिया। हमें पता है FA की बात करेंगे तो इसके दोनों के बीच जो चेंज हुआ, तो इनकी माइनस इनका मोमेंटम माइनस इनका मोमेंटम, तो इन दोनों का मोमेंटम का माइनस अपॉन टाइम, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे कर लिया, तो टाइम टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम कैंसिल हो गया, जब इस पे यहाँ पे FA माइनस FB हमें फार्मूला पता है, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन हमें पता है, तो हमने इस फार्मूले पे इसको रख दिया, सारी वैल्यूज को। अब यहाँ पे जब रख दिया तो हमने क्या किया, माइनस है, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, और यही हमारा प्रूव हो जाएगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो गाइस आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, एक बार अच्छे से आप खुद से करेंगे तो आई होप कि अच्छे से समझ पाएंगे। और जैसा भी आपको समझ आ नहीं आ रहा या कुछ है, आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को मतलब रोक के थोड़े से सोच के फिर से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप आराम से देखिएगा, तो आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो गाइज अब इससे बेस्ट हम एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम लोग न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं और ये वीडियो को फिनिश करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 2 हॉकी प्लेयर्स A एंड जिसका मास क्या है 50 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर सेकेंड। मतलब हमारा जो M है, मान लो M कोई A है, मान लो A ऑब्जेक्ट के लिए हम निकालेंगे, उसका मास कितना है 50 kg और वेलोसिटी कितनी है
टाइम कितना लग रहा है, मान लो कितना है 50 kg, और यहाँ पर क्या लग रहा है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम 200। अब बी के लिए निकालते हैं, इसका एम बी कितना है हमारा 60 kg, और यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा है टाइम, ये कितना हो गया 60 kg, और वेलोसिटी कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 180। गाइस पहले क्वेश्चन अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा टू हॉकी प्लेयर्स जिसके मास 50 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एंड अनदर वन बी बिलोंगिंग टू अपोजिट टीम विथ मास 60 kg मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों हैं, स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हॉकी में तो पता है ना स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करेंगे, इंटेंजल्ड एंड फॉल डाउन, फाइंड वेलोसिटी विथ व्हिच दे फॉल डाउन। तो हमने वो वेलोसिटी मान ली, लेट फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया v मैंने मान लिया, फाइनल वेलोसिटी क्या मान लिया v। तो सबसे पहले हमें पता है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 u1 m2 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, मान लो क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2। ये कंडीशन हमने देखा है। तो m1 u1 m1 v1 सॉरी m1 हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2। अरे सीधा लिख देते हैं, इनिशियल और फाइनल इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये हमने पढ़ा था, इनिशियल और फाइनल दोनों आपस में बराबर होते हैं गाइस। तो मैंने क्या लिखा, अब मान लो यहाँ पे इनिशियल हमारा कितना हो गया 200 प्लस 180 मेरा कितना हो गया इनिशियल, और फाइनल मान लो कितना हो जाएगा, दोनों का वेट तो जुड़ेगा, मास तो चेंज नहीं होगा, तो हम लेवल लेंगे 50 प्लस 60 इंटू वेलोसिटी क्या मान लेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा इतना है, और फाइनल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके v से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 v हो जाएगा गाइस। तो कितना हो जाएगा, जैसे इनिशियल मेरा ये हुआ और फाइनल मैंने, इन दोनों का मास तो चेंज नहीं होगा, और फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या मान ली है v। तो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा। तो अब हम इसको कर देंगे 380 इक्वल्स टू 110 v। v इक्वल्स टू करेंगे तो 380 अपॉन 110, 0 to 0 कैंसिल। और जब हम इसको आगे करेंगे कोशिश, तो इसमें जो आएगा आपका आंसर कैंसिल करेंगे तो 3.454 मीटर पर सेकेंड गाइस, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका हो गया आंसर गाइस। तो ये रहा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखना है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम निकाल के उसको फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर देना गाइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, फिर फोर्स के बारे में बताया, इनर्शिया पढ़ाया, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ाया, और इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, गैलीली का रूल्स भी बताया, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और फिर फाइनली मैंने आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम मैंने पढ़ाया। तो गाइस आई होप कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। जैसा भी लगा हो आपको वीडियो, जैसा आपको समझ आया हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई मेरे से गलती हुई है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी गलती सुधारूं और आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर हो सके तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, दोस्तों फ्रेंडों से, ताकि क्या हो कि हम लोग का वीडियो, मतलब आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ें और आप लोगों को अच्छे से मार्ग प्रदर्शन कर सके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी आगे का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शायद ग्रेविटेशन होने वाला है गाइस, तो उसको लेके हम लोग मिलते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।